Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. Today's topic, as you are seeing on the screen, that this is sectors of Indian economy for class 10th. This is economics chapter number 2. So first chapter is already been done in my previous videos. You have to see all the videos because it is explained in a very simple language and in a simple way. So here today I am going to explain about the sectors of Indian economy. Indian economy means economy of India and the sectors divided over there, how these sectors are working, for the Indian economy, for at what extent they are working, क्या इनके types हैं, types are different from each other, how, ठीक है, kind of people are मतलब many different kind of people are working in this sector, so what kind actually they are, ठीक है, are they different from each other, are they getting different wages, are working their working hours are different, are they working मतलब type is different, are their ways different, whatever is been there in the class in the chapter we will definitely discuss in this chapter. So let's start. The classification of Indian's economy. What is this? Chapter number 2, Indian economy. This is for class 10th, already told. Then the classification of sectors are on the basis of the nature of the activity. Which kind of nature is been activate, मतलब कि किस टाइप के activities होती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है इंडियन सेक्टर्स. देन ओनरशिप, किसने किसने इसको ओन किया है, ओनरशिप के बेसिस पे इस पे वर्क हो, मतलब एक्सप्लेनेशन होगा, और उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या है. देन नेचर ऑफ द एक्टिविटी पे क्या क्या आता है, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. प्राइमरी सबसे प्राइमरी क्या होता है नेचर, वो देखेंगे, उस पे देखेंगे बेसिस पे, उस बेसिस पे. देन सेकेंडरी में कौन कौन से टाइप्स आते हैं वर्किंग के. देन टर्शरी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं वो देखेंगे. ओनरशिप के बेसिस पे देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर्स कौन कौन से और प्राइवेट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके वर्किंग क्या है, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं. Then working condition मतलब organized और unorganized. Organized means they are under the government. Unorganized means are they non-governmental. ठीक है. We will again discuss on this topic by differentiating them point to point. Like difference between भी करेंगे, definition भी करेंगे, बहुत सारा कुछ देखेंगे इसमें. और नरेगा, महात्मा गांधी ने क्या निकाला है इस पर, महात्मा गांधी जी के जो भी आया गारंटी एक्ट में, उसमें क्या देखेंगे हम, ये इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आते हैं इस चैप्टर के सेक्टर्स इकोनॉमी पे. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, व्हेन द गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. सी द गुड्स इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइट करने के बाद जो गुड्स हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट आर मेड इन द प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है. देन टर्शरी, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं चेंज होते हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में, मतलब आप समझ जाइए रॉ से फिनिश गुड्स में, ठीक है. तो सेकेंडरी में वो सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट करके हमको गुड्स मिलते हैं, उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ पे चेंज, मतलब उन गुड्स से वो मैन्युफैक्चर्ड गुड में चेंज होते हैं, ठीक है. देन टर्शरी में क्या होता है, एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो इनके डेवलपमेंट में काम आती है वो है ये. तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इनके डेवलपमेंट में वर्क करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सब थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में होता क्या क्या है. गॉट इट. नाउ कम टू दिस पॉइंट. अब इस वाले इसमें आप क्या देख रहे हो, इस माइंड मैप पे क्या देख रहे हो आप, कि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आप प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर देख रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर देख रहे हैं, फिर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गुड मिक्स, ठीक है. किस तरह के गुड हैं, उनका नेचर क्या है, किस तरह से बनाए जाते हैं, वो सीधा सीधा प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर से कनेक्टेड हैं. फिर वो कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वो गुड बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल है, सारे ऐसे काम के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है. गॉट इट. ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर का समझ में आ गया आपको कि किस तरह से वो नेचुरल गुड्स पे डिपेंड हैं, किस तरह से वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होते हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट होकर के ये गुड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, एंड उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट आते हैं. फिर गवर्नमेंट, इसमें देख रहे हैं आप प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में. अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब काम जितना होता है
जितना काम होता है उसका वेजेस उतना नहीं मिल पाता है, वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, और उनका काम इस तरह का होता नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जा सके, समथिंग लाइक दैट। और डिसगस्ट मतलब कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर कुछ समय के लिए वो खाली बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिसग्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट। अब नेशनल और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसको NREGA बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ने रेमेडी इस तरह की दी है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंस मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड हैं उसको कुछ अमाउंट दे करके उनके कम से कम जीवन यापन के लिए लाइक बेसिक नीड्स को पूरी की जा सके, ठीक है, जब तक वो अनएम्प्लॉयड है। देन ओनरशिप मॉडल में आप क्या क्या देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और जॉइंट सेक्टर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे जो डिवीजन था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश्ड प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करना, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। देन उसमें ऐड वैल्यूज़ टू द गुड्स रेडी टू कंज्यूम, गुड्स में कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं, आप डायरेक्टली रॉ नहीं उसको कंज्यूम कर सकेंगे, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ को ऐड करके उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी किया जाता है टू द कंज्यूमर, ठीक है, फॉर द कंज्यूमर। और इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग, मिल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं, किसमें, प्राइमरी में एंड देन सेकेंडरी में। अब टर्शरी आप सेक्टर देखेंगे, वो सर्विस सेक्टर है, वो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस सर्विसेज हेल्पिंग इन डेवलपिंग, जैसे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, कुछ डेवलप हो सके, ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल देते हैं हम, अगर कोई चीज़ें बन गई हैं, बनने के लिए अगर आप बन करके तैयार हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बैंकिंग ऐसा एक आपके पास मोड है, ठीक है, मीडिएटर है, जिससे हेल्पिंग हैंड है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं बैंक से उधार लेकर, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग। अगर ट्रांसपोर्टिंग, अगर कम्युनिकेशन की बात है तो वहाँ से वहाँ तक उस जगह वो गुड बनता है, इसकी कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, कि ये गुड यहाँ पाया जाता है, समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू वांट तो यू गो देयर एंड परचेस इट फ्रॉम देयर, है ना। हर चीज़ हर जगह तो नहीं मिलती है, तो अब उसके बाद अब वो लेना है या ले जाना है, तो क्या इसके लिए ट्रांसपोर्टिंग लगती है, तो ट्रांसपोर्टिंग इस तरह से हेल्प करती है। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स ने प्रोडक्ट्स को रॉ से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके तैयार कर लिया है, उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम या इन सेक्टर्स को डेवलप करने का काम टर्शरी सेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से है ये इनका एक और वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू कि इस तरह से ये कैसे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। देन आते हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या है, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे इकोनॉमी से। फिर वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस, और इम्पॉर्टेंस कैसे ग्रो होते जा रहा है टर्शरी सेक्टर का, उसके बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, वो तो सब था आपका इंट्रोडक्शन, अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। प्राइमरी सेक्टर में जब हम कोई भी प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को एक्सप्लॉइट करके, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, इस एक्टिविटी को किया जाता है ऐसी सेक्टर में जो कि प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। एग्रीकल्चरल, फिशिंग आपको बता दिया, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज होकर के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ना, ठीक है, वो सब चीज़ कहाँ होती हैं, इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, इन सब में काम, इन सब का ही इन्वॉल्वमेंट होता है रॉ से फिनिश प्रोडक्ट में बनाए जाने के लिए। और ऐसे सेक्टर को बोलते हैं, ये किस सेक्टर के अंडर आते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आते हैं, ठीक है। देन टर्शरी सेक्टर, ये यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में, ये आप खुद तो प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, लेकिन ये कुछ सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ऐड करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया, गुड्स प्रोड्यूस हैं ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में, उसको ट्रांसपोर्ट होना है ट्रक्स या ट्रेन्स के थ्रू, तब वो सेल होंगे जाके होलसेल और रिटेल शॉप्स में, तो ये वाला काम जो है, या फिर स्टोर करना है बहुत सारे टाइम के लिए, और इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, गोडाउंस में, विच इज़ ऑल्सो अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय दिस सेक्टर। गॉट इट। कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू अदर्स ऑन टेलीफोन,
गॉट इट। बैंकिंग जो बोरो करवाती हैं मनी फ्रॉम द बैंक्स, गॉट इट। देन ये सारी एक्टिविटीज़ जनरेट करती हैं rather than goods, it is also called a service sector। देखिए ये टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और प्राइमरी तो प्राइमरी ही है, ठीक है। तो ये सब जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि कैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग हेल्पफुल है टर्शरी के अंडर जितने आते हैं वेज, वो ही सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे को ये समझना कि GDP क्या होता है। तो GDP है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड की फाइनल वैल्यू जो और सर्विसेज, ठीक है, हर एक सेक्टर में ये प्रोड्यूस होता है। कब? पर्टिकुलर ईयर में। और ये क्या प्रोवाइड करता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ पूरे साल भर में, इसकी पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन ये होती है। सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, ठीक है, तीनों सेक्टर में कितना मिला के प्रोडक्शन हुआ, दिस गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट of the country, of particular country. So it is the value of all final goods। आप in short बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? It is the value of all final goods and services produced within the country during a particular year। ये है particular definition। वो सारी वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती हैं कंट्री के अंदर विद इन अ पर्टिकुलर ईयर, पूरे साल भर में। दिस इज कॉल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब आप शेयर देख सकते हो 1971 से 1972 के कितना इनका परसेंटेज वाइज शेयर हुआ हमारी कंट्री में। दिस इज़ द NCERT सोर्स, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके NCERT में दी हुई है। प्राइमरी सेक्टर ने 40% अप्रॉक्सीमेटली अपना शेयर दिया था और 2011-12 में 15, सेकेंडरी ने 25, अगेन 25 इट वॉज कॉन्स्टेंट, एंड टर्शरी ने 35, इट वॉज 60। टोटल मिला के देखिए 100 हो चुका है, ठीक। दोनों तरफ 100% इन तीनों सेक्टर्स का मिला के कंट्री में कंट्रीब्यूशन होता है, शेयर होता है परसेंटेज वाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ? प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कितना रहा, सेकेंडरी का कितना रहा और टर्शरी का कितना रहा। प्राइमरी में 74% पर्सन इन्वॉल्व रहे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में, और इसमें 49% 2011-12 में। देन सेकेंडरी में 11 ओनली एंड यहाँ 24, और टर्शरी में 15 और यहाँ 27। बहुत कम परसेंट था जो कि सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। प्राइमरी सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम 1971 से 73 तक के और 11 से 12 तक, ठीक। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज दैट नेक्स्ट पॉइंट? कंपैरिजन, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो 2013 और 12 में 2013 और 14 में क्या हुआ था? टर्शरी सेक्टर सरपास द प्राइमरी सेक्टर एज इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब टर्शरी सेक्टर ने देखा गया अगर 2013-14 में तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को देखा गया, ठीक है। फिर टर्शरी सेक्टर ने इम्पोर्टेंस मतलब टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे ग्रो होती गई इंडिया में कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस क्या हैं चलिए देखते हैं। हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हो या फिर पोस्ट हो या फिर टेलीग्राम हो, ये सारी सर्विसेज जो हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज लोगों के लिए होती गई, ठीक। इसीलिए टर्शरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ा, पहला रीज़न। दूसरा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती गई, इसकी सर्विसेज बहुत बढ़ती गई और इसकी सर्विसेज के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स और स्टोरेज एंड सो ऑन, और ये भी प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर। देन पीपल्स इनकम ग्रो, लोगों की इनकम ग्रो हुई, ठीक है। तो उन्होंने एडिशनल एमिनिटीज़ को मांगना स्टार्ट किया। उसमें क्या क्या आता है? डाइनिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और ये सब कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर। तो इसीलिए भी उसकी इंपॉर्टेंस ग्रो हुई। देन कुछ न्यू सर्विसेज आई जिनके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, और तब भी इसका ये भी एक रीज़न है कि क्यों लास्ट 10 ईयर्स से दिस इज़ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन डिमांड, ठीक है।
तो ये था कैसे कंपैरिजन हुआ तीनों सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा ग्रो टर्शरी सेक्टर का कैसे पाया गया। ठीक, अब आते हैं वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा। मोर देन हाफ इंडियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर्स, इंडियन वर्कर्स आधे से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयड होते हैं, प्राइमरीली एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द, एंड दिस इज द 1/4 ऑफ द जीडीपी, इनका जीडीपी में क्वार्टर, पूरे नेशन के जीडीपी में क्वार्टर ऑफ क्या बोलूँ मैं, क्वार्टर ऑफ जीडीपी इनका पूरा अकाउंट है इसमें। ठीक है, अकाउंट है मतलब इनका योगदान है। नेक्स्ट है प्राइमरी टर्शरी सेक्टर में, जब हम प्राइमरी सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट फ्यूअर है, हाफ एज मैनी एज पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब इनसे जस्ट आधा, जितना प्राइमरी सेक्टर में उनका जस्ट आधा, और आधे में भी ये दोनों बटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन जो प्रोड्यूस करते हैं, बट प्रोड्यूस कौन सा सेक्टर, ये व्हाट प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट दैट एड्स अप इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब इनका जो योगदान है जीडीपी ऑफ द कंट्री के लिए वो 4/5 है। ठीक है, ऑल्दो इनके में इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट भले ही हाफ से भी कम हो, ठीक है, लेकिन इनका जीडीपी ऑफ द कंट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वो 4/5 पार्ट है। ठीक है, विच इज़ अ बिग डील। ठीक, सो दिस इज द वे यू कम टू नो कि वेयर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है एम्प्लॉयमेंट की जहाँ पे लोग जो हैं वो वर्किंग तो हैं, लेकिन सारे के सारे दे आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल से कम काम कर पाते हैं। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब। कुछ इस तरह से मानो कि इनके पास जॉब है ही नहीं। ठीक है, सो हेंस इट इज़ कॉल्ड डिसगिस्ट एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इसको डिसगिस्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल, डिसगिस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या, जो पोटेंशियल से है ज़्यादा और उससे काम कम लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं ये सारे लोग जो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। देन महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये क्या है, इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट में हुआ क्या था, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीड ऑफ वर्क, जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की ज़रूरत है, दे हैव बीन गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन सबको 100 डेज के लिए एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर साल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी में उनको एम्प्लॉयमेंट देने की, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा बिना काम किए पैसे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या किया था, गारंटी दी थी कि वो पूरे साल में कम से कम 100 दिन आपको अप्लाई करेंगे। अगर गवर्नमेंट के पास किसी रीज़न से काम नहीं होता है ऐसा जो उनको दिया जा सके, तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। ठीक है, ताकि, क्योंकि वो भी तो, देखिए, बंदा अगर नेशन का है तो नेशन की गवर्नमेंट का प्रायर ड्यूटी बनती है कि वो क्या हो, उनको कम से कम बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है, उनका अलाउंस दे सके, एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, चलिए आते हैं आप ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर मैं इंडियन इकोनॉमी इसी पूरे नोट्स के अकॉर्डिंग जाऊं जो मैंने इस आपकी स्क्रीन पर दिखाए हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सारे इंटरप्राइजेज इंक्लूड करती है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड और रेगुलर होते हैं, पीपल की गारंटी होती है कि उनको काम है ही है। ठीक है, और ये सारे अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट जो स्मॉल और स्कैटर्ड जॉब्स होते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स में बंटते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ठीक, और ये इनके जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से फॉलो भी नहीं होते, किनके, अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आपको जानना ज़रूरी है व्हेन द क्वेश्चन कम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते क्या हैं। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, फिर अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहला पॉइंट है, यहाँ पे जॉब टर्म जो है सेट और कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को गारंटी होती है कि उनके वर्क गारंटेड वर्क है उनके पास। अनऑर्गेनाइज में ये बिल्कुल छोटे छोटे और डिस्पर्स यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। इनको ऑपरेट करना प्राइमरीली गवर्नमेंट के
मतलब जस्ट दैट ऑपरेट प्राइमरीली आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट ओवरसाइट, मतलब गवर्नमेंट के ध्यान में भी नहीं है ये सेक्टर्स में क्या क्या चलता है, ठीक। देन ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट से और इनमें सारे नॉर्म्स जो होते हैं, सारे नॉर्म्स, रिस्ट्रिक्शन, सब कुछ लॉज के अंडर होते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट होता है, पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बहुत सारी चीज़ें, ये सब रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंडर। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये इनको देखा ऐसा गया है कि ये इनमें से एक भी रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट जो इनमें कंसिस्टेंट होता है और इनका जो सेट वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स बिल्कुल सेट होते हैं इस समय से इस समय तक, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वर्किंग एडिशनल आवर करते हैं तो उनको कंपनसेट दिया जाता है, ठीक है, उनको कंपनसेट किया जाता है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की वजह से। जबकि यहाँ पे है लो पेमेंट भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। देन वर्कर्स जो होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है जॉब सिक्योरिटी का, जबकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे उनसे कभी भी छोड़ दिए जाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो दे है मतलब बिना किसी अपरेंट रीज़न के कभी भी उनको बोल देंगे आप आज जॉब से निकाले जा गए। तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, एकदम नॉट फिक्स फॉर एनीवन, ठीक है। देन अगेन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारी वैरायटी ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि पेड लीव मिलती है, हॉलीडे पेमेंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें। जबकि अनऑर्गेनाइज में आपको कोई प्रोविज़न नहीं मिलता ओवर टाइम करने का भी, इवन पेड लीव तो होती ही नहीं है, हॉलीडेज़ में भी और सिक में भी, सब बीमार भी पड़ेंगे तो आपकी लीव में आपके अमाउंट कटता है, ठीक है। और ये सब कुछ अनऑर्गेनाइज में बहुत ही हॉरिबल होता है, ठीक। जबकि ऑर्गेनाइज जो कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ मोर बेटर मच बेटर कंडीशन में होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में। पीपल जो एंटाइटल्ड होते हैं मेडिकल केयर के लिए, वहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको सारी की सारी एमिनिटीज़ देंगे, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया। और ये सब जब ये रिटायर होते हैं तो उन एम्प्लॉयज़ को पेंशन भी रिसीव होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी एमिनिटीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है, जबकि उसी सेम नेशन के वो बंदे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी सारी डिफरेंसेस और पार्शलिटीज़ नहीं, इट्स अ डिफरेंस, ठीक है। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के। जबकि यहाँ पे क्या क्या होता है अनऑर्गेनाइज में, आप देखोगे कि शॉपकीपिंग है, फार्मिंग है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है, लेबरिंग है, रिक्शा पुलिंग है और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज़ भी, इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये थे काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, इनमें से आप कोई भी 4, 5 तो एटलीस्ट लर्न करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो भी आप लिख पाएँ, 3 मार्क का आएगा तो भी आप लिख पाएँ, 2 का आएगा तो भी और 1 का आएगा 2 तो भी। तो आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपके चॉइस के अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिए, ठीक है। देन आते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर जो अब पब्लिक और प्राइवेट की बात हो रही है, ठीक है। अभी तक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही थी, अभी पब्लिक और प्राइवेट की बात हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट का ओन किया गया है बहुत सारे जगह और प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। इन सेक्टर्स में पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं देखें। अगर मैं इस पे आऊँ तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मेजॉरिटी ऑफ द एसेट, ठीक है, और प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर। जबकि प्राइवेट में ओनरशिप होता है, अपनी एसेट होती है, अपनी सर्विस डिलीवर होती है और प्राइवेट पीपल के हैंड में या कॉरपोरेशन के हैंड में होती है, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर होती है, ठीक है। प्राइवेट मतलब अपनी, पब्लिक मतलब आप सबकी, सोशल, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स कौन कौन सी सर्विसेज? रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स इंक्लूडिंग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को बोलते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है बट स्टिल प्राइवेट है, ठीक है। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, बहुत जानी मानी कंपनीज हैं ये दोनों और बहुत ही बढ़िया कंपनीज हैं, ठीक है, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर है, किसी पर्टिकुलर पीपल या कॉरपोरेशन के अंडर में ये वर्क करती है। देन गोल
गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है? इट इजंट ओनली टू मेक मनी। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मनी मेक करने का, तो कोई मनी माइंडेड वाली कोई एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होती हैं। उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट डेफिनेटली होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये इनका प्राइवेट सेक्टर है, तो ये अपनी प्रॉफिट जरूर देखेंगे टू अर्न मनी। ठीक है, एंड बिहाइंड दिस प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली एंड बिहाइंड पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी। और जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं सबका मुद्दा मकसद एक ही होता है, और वो है प्रॉफिट। ठीक है, किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाए। ये थे छोटे से तीन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अभी यहाँ पे फिर इस क्लास 10th के नोट्स में मैं फिर आपको डिस्कस करूँगी कि किसी भी कंट्री में हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेवरल एसेंशियल सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह, कोर्ट हो गया, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, दे स्टैंड्स हाईली रिकॉग्नाइज्ड। बहुत ज़्यादा इन सब पे काम पड़ते जा रहा है, और ये सब के सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। अगेन रिपीटिंग दिस टॉपिक बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं किस डिमांड को? सर्विस डिमांड को। किसके लिए? ताकि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड हो सके। तो रिज़ल्ट क्या हो रहा है इसका? इन सब के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कॉमर्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए, और इसमें बहुत सारे और चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सब चाहिए। और यही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है प्राइवेट और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का। ठीक है, मोर विल बी डिमांडेड फॉर सच सर्विसेज। गॉट इट? तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस बढ़ाने का एक और बहुत सिग्निफिकेंस है ये। ठीक है, या इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देन इनकम लेवल राइज होने की वजह से सारे इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को सर्विस की डिमांड बढ़ते जा रही है, जैसे टूरिज्म हो गया, शॉपिंग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो गई, सबकी डिमांड बढ़ रही है, और ये अंडर आता है टर्शरी सेक्टर के। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स सारे के सारे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये माइंड में आपके पूरे अच्छी तरह से घुस जाए। कोई भी क्वेश्चन है ग्रोइंग डिमांड फॉर टर्शरी सेक्टर, तो आपके माइंड में ये बार पॉइंट घूमे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ दैट? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जो पहले से हमने बता चुका है यहाँ पे कि ये सारे इंटरप्राइजेज जो कि रेगुलर होते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट, जिन पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, एश्योर्ड वर्क होता है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि वो अंडर गवर्नमेंट आता ही नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन है आपका कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ज़रूर माइंड में रखिएगा, क्योंकि अब हो गया चैप्टर हमारा ओवर, और हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस जिस पे आपका ध्यान, अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी इज़ यूजफुल और नो, और हाउ दे आर यूजफुल, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन दिस वे। ठीक है, देन सेकेंड नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर जो इंडिया में है, दैट एम्प्लॉयज़ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हु दे आर, कौन कौन से हैं? पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सर्विसेज वे आर डायरेक्टली एड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ऑल। और दूसरे जो प्रोवाइड करते हैं ये सर्विसेज, दैट डू नॉट इमीडिएटली कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, बट जैसे टीचर्स हो गए, फिजिशियन हो गए, बार्बर्स, कॉबलर्स, दे आर रिफर्ड एज द ऑक्सिलरी एम्प्लॉयज़ सच सिंस दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि ये मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ऑक्सिलरी एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन एम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, ये देखिएगा आप। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू गिव द एग्जांपल फ्रॉम ईच रूरल एंड अर्बन एरियाज। देन कैसे टर्शरी सेक्टर डिफरेंट है अदर सेक्टर से, एक एग्जाम्पल देकर समझाइएगा। तो ये था क्वेश्चंस
बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है और ये सारे ही टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। क्वेश्चन भी बहुत एकदम सटीक, ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज़्यादा आपसे। जो भी पूछेगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ा क्या था और ये क्वेश्चन पक्का इसी टाइप के क्वेश्चन से मैच करता है। तो आई होप कि दिस इज़ totally done into your mind. I am very much clear into your mind. Thank you so much. Have a nice day. और yes of course मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे अगले वीडियोस में भी मैं आपके लिए फिर नए नए चैप्टर्स लेके आऊँगी और तब तक के लिए stay tuned, keep learning, keep watching my videos. Thank you so much. Have a nice day. Be happy and don't bother your parents.